progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, साल 1975 कश्मीर में सियासी तनाव उरूज पर था। बहुत सारे आला दर्जे के सयाहों ने अपनी बुकिंग मनसूख कर दी थी। ऐसे में दिलीप कुमार अपनी अहलिया सायरा बानो के साथ एक ख़ास वजह से कश्मीर में थे। एक ऐसी तल्ख़ हकीकत थी जिसने हिंदुस्तान के सुपरस्टार दिलीप कुमार और सायरा बानो को कश्मीर के सफ़र पर मजबूर कर दिया था। महरूमी के शदीद एहसास में मुब्तला इस जोड़े के इस मखसूस सफ़र को कई दहाइयों और दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद याद करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि उनकी शख्सियत का एक पहलू ऐसा भी था जहाँ शहंशाह जज्बात की दिल शिकस्तगी देखी नहीं जाती थी। नाजरीन, ये तसव्वुर है कि नाम और शोहरत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर ये तसव्वुर कितना बेबुनियाद है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक सुपरस्टार के लिए भी ज़िंदगी उसी शीरीनी और तलख़ी का इम्तज़ाज है जो एक आम इंसान के लिए है। दिलीप कुमार सुकून की गर्ज से आम तौर पर अपनी छुट्टियाँ कश्मीर में श्रीनगर, पहलगाम और गुलबर्ग में सायरा बानो के साथ गुजारते थे, मगर इस सफ़र की नौइयत अलग थी। जबकि दिलीप कुमार और सायरा बानो ने बाबा ऋषि की तरफ सफ़र किया। इस सफ़र में बे औलाद जोड़े के चेहरे पर बहुत कुछ तो था ही, मगर सबसे नुमायां तासुर उम्मीद का था। 20,000 रुपये की खालिस रेशम की साड़ी में लिपटी सायरा बानो बाबा ऋषि पहुंचकर पूरी अक़ीदत और उजलत के साथ आगे बढ़ीं, जिसमें यकीनन उस चीज़ को पाने की तमन्ना थी जिससे किस्मत ने उन्हें तवील अरसे से महरूम रखा था, एक औलाद जिसके लिए बाबा ऋषि की तरफ कदम बढ़े थे। बाबा ऋषि की लान में गंदगी भरी हुई थी कि आमद से पहले चंद घंटों तक बारिश होती रही थी। सायरा बानो इस गंदगी के अंबार से सीधे गुजर गईं। महंगी साड़ी कीचड़ में अट गई। वो एक छोटी सी बालकनी दब की तरफ बढ़ गईं। अक़ीदा ये था कि जो औरत मिट्टी से दब को रंग दे जल्द ही माँ बन जाएगी। सायरा बानो ने भी ऐसा ही किया। बेबसी का एहसास पूरी तरह से गालिब था, जिसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। लॉन की दूसरी तरफ दिलीप कुमार मज़ार के चंदा खाने को 10-15 हज़ार रुपये से भर रहे थे और अपनी तकदीर का रुख बदलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अफसोस के वालिदैन बनना उनके नसीब में नहीं था। दिलीप कुमार के इस अक़ीदे के पीछे भी एक दिलचस्प वाक़या है जो उन्होंने ख़ुद बयान किया है कि मुझे अपनी दादी में एक अलग मोहब्बत नज़र आती थी जो ख़ुद 70 के पेटे में थीं, लेकिन मेरे वालिद जो 50 के हो रहे थे उनके लिए दादी की मोहब्बत साल में एक बार ज़रूर जोश मारा करती थी। दादी जो हमारे साथ वाले मकान में चचा के साथ रहती थीं, फूफू जो सामने वाले घर में आबाद थीं और हमारे घर में एक ही तरह की सरगर्मी चल रही होती थी। घर के तमाम बर्तन राख से मांजे जा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह धोने और चमकाने के बाद धूप में सुखाया जा रहा है और साथ ही साथ हम बच्चों को उठते बैठते ताकीद की जा रही है कि आने वाली जुमेरात से उससे अगली जुमेरात तक किसी ने ना तो बाहर कोई ऐसी शय खानी है जिसमें गोश्त के शामिल होने का हल्का सा भी शायबा हो और ना ही उसे घर में लेकर आना है। इस एक हफ़्ते में सिवाय दाल सब्ज़ी के और कोई शय नहीं पका करती थी। खुदा खुदा करके वो जुमेरात आती जिसमें ये कर्फ्यू ख़त्म होना होता था। इस रोज़ बहुत एहतमाम से अंडों को उबाला जाता था। साबित मूंग पकती, खट्टी मूलियों का सालन और उबले हुए चावल यानी खुश्का बनता और मगरिब की अज़ान से पहले हमारे इन तीनों घरों से एक एक थाल निकला करता था, जिसमें एक प्लेट में उबले चावल, एक प्याले में खट्टी मूलियों का सालन और दूसरे में साबित मूंग बमा 2 अदद उबले अंडे रखे होते थे। इन तीनों थालों की मंजिल नज़दीक वाली मस्जिद हुआ करती थी। उन थालों में से एक थाल मेरे हाथ में भी होता था और मैं दिल में खुश तेज़ कदम चलता मस्जिद की तरफ बढ़ता। खुशी इस बात की होती थी कि गोश्त ना पकने का कर्फ्यू अब बस टूटने को है। ये सब क्या था और इस साल में एक बार ऐसा क्यों होता है, इसकी समझ भी कुछ बाद में आई। हुआ कुछ ऐसे था कि जब हमारे वालिद पैदा न हुए थे और हमारे दादा दादी के यहाँ फूफुओं की लाइन लगी थी, तो हमारे दादा और दादी कश्मीर गए थे और नूरुद्दीन ऋषि के मज़ार पर औलाद नरीना की मन्नत मान कर आए थे। जब हमारे वालिद पैदा हुए तो मेरे दादा दादी ने मन्नत में वादे की बातें तो पूरी की ही होंगी, लेकिन हमारे वालिद की लंबी हयात के लिए हमारी दादी ने नूरुद्दीन ऋषि के नाम पर इस नियाज़ को, जिसका ज़िक्र मैंने ऊपर किया है, जारी व सारी रखा।
دادی فوت ہوئیں تو ہماری والدہ نے بھی اس نیاز کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک ہمارے بوجی حیات رہے۔ جو لوگ نور الدین ریشی کے بارے میں جانتے ہیں ان کو بخوبی علم ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی گوشت نہیں کھایا تھا اور بھات ساگ سے پیٹ کی آگ کو شانت رکھا تھا، اور عمر کے آخری حصے میں اس سے بھی کنارہ کرتے ہوئے دودھ اور پانی پر ہی اکتفا کیا تھا۔ بہرحال دلیپ کمار دی سبسٹنس اینڈ دی شیڈو کے آتھر نے اپنے انتقال سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ انہیں ان کی اہلیہ اور اب ان کی بیوہ سائرہ بانو کو بے اولاد جوڑے ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم دونوں خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ اداکار اشوتوش رانا نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں دلیپ کمار کو یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فلمی میلوں میں مجھے بلایا جانے لگا تو اچانک ہی ایک فیسٹیول میں دلیپ صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ جس کا فن آپ کے لیے ایک الہام کی حیثیت رکھتا ہو، جب وہ شخص اچانک حقیقی زندگی میں آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے حواس باختہ ہو جائیں۔ میں ان کے پاس سنجیدہ اور ہپنوٹائزڈ انداز میں جھک گیا، پاؤں چھوئے، کہا، سر میرا نام اشوتوش رانا ہے، میں ایک اداکار ہوں، میں نے حال ہی میں دشمن نامی ایک فلم کی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بہت صبر کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بہت پیار سے پکڑ کر بولے، برخوردار، میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، میں بھی آپ کی مہارت سے واقف ہوں، لہٰذا آپ کو مشورہ دوں کہ چاہے وہ دلیپ کمار ہو یا اشوتوش رانا، ہم سب اداکار کھلونے بیچنے والوں کی طرح ہیں کہ ہم سب کے پاس کھلونوں کی ایک خاص تعداد ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ صرف 5 سال میں اپنے تمام کھلونے بیچ کر اپنی دکان بند کر دیتے ہیں یا آپ 50 سال تک اپنے کھلونوں کو بیچتے رہتے ہیں۔ آپ کام جانتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں، سخت محنت کریں، کسی دوڑ کا حصہ نہ بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کسی وقت کوئی کام نہ ہو، کچھ کام آپ کے ہاتھ سے چھوٹ بھی جائیں، لیکن آپ اس جگہ کو نہ چھوڑیں، اپنے راستے پر چلیں اور دنیا سے کہیں کہ میرے پیروں میں گھنگرو بندھا دے تو پھر میری چال دیکھ لے۔ یہ کہتے ہوئے آہستہ سے مجھے تھپ تھپایا اور چلے گئے۔ دلیپ کمار کو دنیا سے بے پناہ پیار ملا کیونکہ انہوں نے اپنے کھلونے بہت آہستہ آہستہ بیچے ہیں۔ دلیپ جیسے فنکار کا فن ہمیشہ اس دنیا کے آرٹ سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں موجود رہے گا۔ سالار ڈیجیٹل اردو سروس سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔